एक बार फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन बनेगा सीएम, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी, कौन बड़ी पार्टी निकल कर आएगी, कौन समर्थन देगा, किस तरह की खिचड़ी पकेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सीएम को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और जम्मू कश्मीर में अब किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 8 अक्टूबर को जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें किसके चेहरे पर मोहर लगेगी। और फिलहाल सभी जो दल हैं वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इन दावों का जो कहीं ना कहीं निराकरण है वो 8 को ही निकल कर आएगा, 8 को ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले अब एक नया नैरेटिव के चलते ये जो चुनाव हुए हैं कि जम्मू का सीएम बनेगा, बीजेपी का सीएम बनेगा, हिंदू सीएम बनेगा, ये अलग अलग पहलू भी निकल कर आए इन चुनाव में। अब देखना होगा कि जब जम्मू के अंदर बीजेपी क्या बड़ी पार्टी के तौर पर निकल कर आएगी, जम्मू की ज़्यादातर सीटें क्या बीजेपी के खाते में जाएंगी, अगर जाती हैं तो उसी तरह से जो हम अभी तक विश्लेषण कर रहे थे कि जब अगर नंबर बनेगा और 30 से 35 सीटें अगर बीजेपी जम्मू रीजन से ले लेती है तो यहाँ पर एक मौका बीजेपी के लिए बनता है कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन उसके बाद समर्थन, क्योंकि बिना समर्थन के यहाँ पर सरकार बनना बहुत मुश्किल है और उसके लिए भी समर्थन जुटाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। उनके सामने कौन ऑप्शन होगा, कौन सी पार्टी होगी, क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जुनेद जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि सीएम कौन बनेगा और अभी क्या स्थिति बन रही है, 3 चरणों के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह के सिचुएशंस बने हैं, ये तमाम चीजें दिख रही हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पहले ही कि देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक नंबर आता है, उस नंबर के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कितने इंडिपेंडेंट होंगे जो ये कहेंगे कि आइए हम आपका समर्थन करेंगे, आपके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता भी सभी इंडिपेंडेंट जिनकी संभावना है चुनाव जीतने की, उन सब के साथ संपर्क में है और संपर्क में ही नहीं है बल्कि उनके साथ बातचीत भी चल रही है, इस लेवल तक कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाएगी, आपको यूं किया जाएगा, यूं किया जाएगा, वो सारी बातचीत भी हो रही है। दूसरा ये भी कि कांग्रेस से जो लोग निकल कर गए थे और जिन लोगों ने डीपीएपी ज्वाइन की थी और उसके बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा था, अब वो भी अपने अपनी जगह आंकलन कर रहे हैं कि हम कहां जाएंगे, मंत्री पद मिलता है तो कहां जाएंगे, और अगर कोई और वादा हमारे साथ किया जाता है तो संभवतः हम भी दाएं बाएं घूम सकते हैं। तो बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सिंस हम केंद्र में सत्ता में हैं तो हमारी संभावनाएं ज्यादा हैं कि लोग हमारे साथ आएंगे। मगर अक्सर ये होता है कि आपकी संभावनाएं और आपकी कैलकुलेशंस अपनी जगह, प्रत्याशी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कैलकुलेशंस को और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उसका वोटर है उसकी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फैसला करता है कि मैं दाएं जाऊंगा या मैं बाएं जाऊंगा। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी से चिंतन मंथन शुरू हो गया है राजनीतिक दलों में, अभी से मंथन करना शुरू कर दिया है और एक दूसरे को जुटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल रंजीव मेहता इस वक्त कटवा से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। रंजीव, अब मतगणना होनी है और नतीजे भी 8 अक्टूबर को आने हैं, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है और तैयारियां क्या चल रही हैं? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि इस विधानसभा के चुनावों की जो वोटों की गिनती है वो 8 तारीख को होगी और 8 तारीख को ही नतीजे जो आ जाएंगे। कठुआ जिले की बात करूं तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा को बढ़त मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग सूत्रों के हवाले से, तो बताया जा रहा है कि बनी को छोड़कर बाकी सभी 5 सीटों पर भाजपा अपना कब्जा करेगी फिर से, क्योंकि पिछले विधानसभा सीटों में पिछले 2014 के चुनावों में भी 5 सीटें हुआ करती थी परिसीमन से पहले, तो कठुआ जिले की तो 5 पर भाजपा ने ही जीती थी। लेकिन इस बार बनी की बात करूं तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय भी नहीं, 4 लोगों के बीच, 4 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला है, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर रमेश जी, वो उनका काफी दबदबा है और लोगों का कहना है कि वो सीट वहां से जीत सकते हैं। जो जितने भी अनुमान आ रहे हैं वो उनके सीट जीतने के अनुमान है। बाकी हर जगह बिलावर, कसौली हो, जसरोटा हो, कठुआ, आरक्षित सीट हो, बिलावर हो, हीरानगर हो, वहां पर भाजपा को बढ़त मिलती नजर आ रही है इन चुनावों के वोटों को वोट करने के बाद। ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास, आप फिलहाल बने रहिएगा। जुनैद जी, जिस तरह से कहा कि 5 सीटों पर बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है और एक सीट बनी है जहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का दबदबा ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए,
आंकलन करना पत्रकार के लिए आसान है, लेकिन जब वोट काउंट होगा तभी जाकर पता चलेगा कि किसकी बढ़त है, किसकी बढ़त नहीं है। अभी तो हम जो लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं या किसी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ आप बातचीत करेंगे, पार्टी के नेता के साथ बातचीत करेंगे तो वो कहेगा हम जीत रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जिस पार्टी ने बहुत अच्छा किया हो लोकसभा में इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो उस पार्टी की दावेदारी भी बाकी पार्टी से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। पर आपको एक्चुअल में 8 अक्टूबर को ये सीटें जीतनी है, और जब आप जीतेंगे तभी जाकर हम कहेंगे कि देखिए जी ये 5 सीटों पर इनकी जीत हुई है। तो एग्जिट पोल 5 तारीख को आएगा, एक आइडिया वहां से लग जाएगा कि पिक्चर क्या है। लेकिन तब भी मैं लोगों से भी और नेताओं से भी आग्रह करूंगा, मेहरबानी करके एग्जिट पोल को ज्यादा गंभीरता के साथ लेकर सरकार बनाने की उस दौर में मत लग जाइएगा। 8 अक्टूबर का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि इस बार नतीजे चौंका देने वाले, हैरान करने वाले, और कई जगहों पर आप कहेंगे कि यार ये तो सोचा ही नहीं था यहां ये होगा, ये कैसे हो गया। उसका कारण ये है कि मतदाता खामोश है। मतदाता खामोश होने के साथ साथ में जानता है, इस बार कॉन्शियस होकर वोट कर रहा है कि मुझे कौन सी सरकार जम्मू कश्मीर में चाहिए। हमारे पार्टियों के वादे अपनी जगह, उनके दावे अपनी जगह, पर मतदाता ने जो किया है वो बिल्कुल उससे अलग होगा जो पिक्चर हमारे जहनों में इस समय है। जहां तक कठुआ का ताल्लुक है, बसोली और बिलावर को लेकर मैं हमारे जो संवाददाता उनसे जानना चाहूंगा कि क्या बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं डॉक्टर मनोहर लाल और चौधरी लाल सिंह? रंजीव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, तो वही मैं जानना चाहता था कि क्या चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर मनोहर लाल दोनों को डिस्काउंट आउट कर दें? हम ये कहें कि नहीं ये तो चुनाव, ये तो बिल्कुल, ये तो लड़ाई में भी नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसी चीजें मैंने आपको कहा ना कि जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नेता को काउंट आउट नहीं कर सकते कि यार ये नेता तो ये क्या, ये कहां से चुनाव जीतेगा। यहां पर मैं बात करूंगा साल 2009 की। साल 2009 में जब चौधरी लाल सिंह चुनाव लड़ रहे थे उधमपुर डोडा सीट से, तो तब उस वक्त हवा बीजेपी की थी, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतकर आ गए थे। अब जाहिर सी बात है, आज हवा, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी की है। ठीक है, दल बल बीजेपी के पास है, कार्यकर्ता बीजेपी के पास है, हर तरह की ताकत बीजेपी के पास है। लेकिन आम आदमी ने, वोटर ने किया क्या है, ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। अभी फिलहाल 5 सीटें जो कठुआ की ये बता रहे हैं, वो मेरा आंकलन भी सेम है। ठीक है कि 5 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर संभवतः कंफर्टेबल है वहां पर, लेकिन क्या जीत रही है ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो आपने बात की कि साइलेंट वोटर है, खामोश वोटर है, उसको पता है कि कहां जाके वोट करना है, कैसे सरकार बनानी है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या सकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है जमीन पर? राजनीति का लेवल गिरा है, राजनीति का स्तर का नीचे आया है? यही वजह है कि अब जो वोटर है वो पूरी तरह से खामोशी के साथ जा रहा है, अपने माइंड में मन बनाकर जा रहा है कि मुझे कहां वोट देना है। देखिए शीतल, इस बात पर मुझे बड़ा फख्र है कि मैं जम्मू कश्मीर का हूं, और इस बात पर मुझे बड़ा फख्र है कि जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं ने, जम्मू कश्मीर के सभी प्रत्याशियों ने, सभी पार्टियों ने, सभी दलों के नेताओं ने वो जो गरिमा होती है ना चुनाव की, वो बनाए रखी। स्तर नहीं गिरने दिया। अपने भाषणों में, अपने बातचीत में किसी भी जगह उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको लेकर ये कहा जाए कि स्तर राजनीति का जम्मू कश्मीर में गिर गया। ऐसा नहीं ना, वोटर को, अब देखिए बीजेपी की विडंबना, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों का मुद्दा था, बीजेपी ने हल कर दिया। पीओजे के वालों की परेशानियां थी, बीजेपी ने उनको एड्रेस किया। वाल्मीकि समाज के पास वोट की राइट नहीं थी, उनको वोट का राइट दे दिया। ठीक है, उसके अलावा कई और मुद्दे हैं। 370 को लेकर जो लोग भावुक थे, 370 के को अमेंड करके जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया। इस केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करने को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा और नाराजगी है कि नहीं जी, बहुत बड़ी स्टेट थे, महाराजा की स्टेट थे, हम तो गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा तक थे, आपने हमें छोटा कर दी। अब देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जितने मुद्दे थे, जिनके ऊपर लड़ाई थी, जिनके ऊपर झगड़ा था, वो सारे मुद्दे खत्म कर दिए। अब आप एक और बड़ा मुद्दा ले लीजिए जो हिंदू समुदाय के लिए बहुत, मतलब मैं कहता हूं भावनात्मक मुद्दा है, वो है राम मंदिर का। उसको भी रिजॉल्व कर दिया, और ये भी इन पिछले 5 सालों के अंदर अंदर हुआ। बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी आती है चुनाव में, उसके बाद बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ती है, लेकिन जो मतदाता है वो बीजेपी को 340 पर लाकर खड़ा कर देता है। अब आगे बढ़िए, अब जम्मू कश्मीर की बात करिए तो 240 पर खड़ा कर देती है। अब आप आगे जम्मू कश्मीर में,
जम्मू कश्मीर में भी जो भी अब आतंकवाद की बात कीजिए, घाटी में इस वक्त पत्थरबाजी नहीं होती, घाटी में इस बार सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण चुनाव पहली बार घाटी में साल 2024 में हुए। ये सब कुछ हो रहा है, शांति आ रही है, कस्टोडियल किलिंग नहीं हो रही, आम लोगों के साथ जाति नहीं हो रही, सड़क के ऊपर अब हम वो उपद्रव नहीं देखते जो देखा करते थे। उसके बाद आपको क्या लगना चाहिए कि भाई हवा तो बीजेपी की है, ये तो सारा वोट बीजेपी को जाएगा। लेकिन बीजेपी भी इस समय इस बात पर गंभीरता के साथ चिंतन मंथन कर रही है कि अगर हमको इतने, अब बीजेपी के कुछ नेताओं से मैंने बात की, कुछ ने कहा, मैंने कहा जी कितना नंबर आएगा आपका, कुछ ने कहा 22, कुछ ने कहा 23, कुछ कह रहे हैं 25, कुछ कह रहे हैं 30, कुछ कह रहे हैं 33। ठीक है। लेकिन जब आप कंसोलिडेटेड एक फिगर उनसे पूछते हैं, वो भी 25 के आगे नहीं बढ़ रहे। तो वो क्यों नहीं बढ़ रहे? इसका मतलब वो भी जानते हैं कि जहां ये बड़े बड़े मुद्दे हमने हल किए, वहां लोगों के वो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग बहुत भावनात्मक हैं और जिसके चलते लोग वोट करते हैं। और दूसरा ये हमारे लोकतंत्र की ये भी खूबसूरती है कि मतदाता किसी एक पार्टी का नहीं है, मतदाता सभी दलों के हैं और मतदाता सभी दलों को आंक कर उन दलों को वोट दे रहे हैं। दैट इज वाई जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम अपने दमखम पर सरकार बनाएंगे। आप सुने, सब कह रहे हैं जीते हैं हम, लेकिन कोई नहीं कह रहा सरकार मैं बना रहा हूं। कांग्रेस का कल बयान आ गया, हम सभी दलों के साथ संपर्क में हैं, ठीक है, और हम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी, हम भी पूरी कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंस को जोड़ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सरकार बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ उसके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो कोई ये नहीं कह रहा कि जनाब मैं तो अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर जो है मैं मेजॉरिटी लेकर आ जाऊंगा और सरकार बनाऊंगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर कि डिस्पाइट भारतीय जनता पार्टी के कि उन्होंने वो सारी भावनात्मक मुद्दों को रिजॉल्व किया। एक मुद्दा बचा कस्टोडियन वाला, उसमें सिर्फ कस्टोडियन जिनके पास प्रॉपर्टीज है उनको राइट्स देने की बात है, बाकी सभी मुद्दे लगभग जो थे उनको रिजॉल्व किया गया है। और कुछ छोटे मोटे मुद्दे अगर हैं उन पर भी गंभीरता के साथ चिंतन मंथन सरकार कर रही है। मगर उसके बावजूद अगर जनता आपको फंसा के रख रही है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जनता जो है उसके वो मुद्दों को भी देख रही है, कैंडिडेट्स को भी देख रही है, लेकिन अपना आने वाला भविष्य भी देख रही है, उसके हिसाब से वोट कर रही है। लेकिन ये तमाम मुद्दे अगर रिजॉल्व हुए हैं, हल हुए हैं, छोटे छोटे मुद्दे कुछ रह गए हैं, उसके बाद भी जनता इतना जागरूक है कि छोटे मुद्दे जिसमें छोटे छोटे मुद्दे हमने देखे, जीएसटी के बाद काफ़ी नाराजगी व्यापारियों में देखी गई थी, हालांकि वो मुद्दा पहले का था। उसके बाद स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, टोल प्लाजाज का मुद्दा, क्या ये छोटी चीज़ें एक बहुत बड़ा जो होल है वो कर देती हैं? देखिए, या यही मुद्दे भारी पड़ रहे हैं? देखिए, मुझे आदत है मैं बड़ी बेबाकी के साथ बात करता हूँ। दिल्ली में लोग बिजली का बिल देते हैं, पंजाब में लोग बिजली का बिल देते हैं, पूरे देश में लोग बिजली का बिल देते हैं, किसी को बिजली का बिल देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहां की सरकारों ने आम जनमानस के दिमाग में यह डाल दिया कि भाई हम तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, हम तो इतनी बिजली पैदा करते हैं और इतनी हमारी बिजली पैदा हो रही है, हम क्यों देंगे बिजली का बिल, हमारा तो इतना इतना बड़ा बड़ा बिजली का बिल नहीं आना चाहिए। बिजली का बिल एक मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है और हर राजनीतिक दल की यह दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आप लोगों को खुश करने के लिए सच बोलना नहीं चाहते। आपने कहा ठीक है जी हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई कहां से दोगे? 3200 करोड़ आपका बजट, आपका रेवेन्यू है, 9000 करोड़ की आप बिजली खरीद रहे हो, ठीक है, आप लगे बिजली मुफ्त तब दोगे ना जब आपका रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू आपके पास है नहीं, बिजली लगे हैं आप मुफ्त देने। अब बिजली एक बड़ा मुद्दा था लोगों के बीच में, पानी का जी हम पैसा लेंगे ये एक मुद्दा था। प्रॉपर्टी टैक्स लोग पूरे देश में दे रहे हैं, यहां प्रॉपर्टी टैक्स की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त दबाव डाला लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके ऑफिसर्स के ऊपर कि जनाब प्रॉपर्टी टैक्स मत लगाइए वरना हम मारे जाएंगे, हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब पूरा देश प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, आप प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते, आप बिजली की फीस जो है वो अगर आपकी आ रही है आप वो नहीं देना चाहते, तो जाहिर सी बात है हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करना चाहते रेवेन्यू में और हम सारी सुविधाएं चाहते हैं। एक बड़े बुद्धिजीवी मेरे साथ बैठे हुए थे, मैं इसी पर आ रहा था कि इस पर भी बात करेंगे पूरी गंभीरता से कि आखिर जब लोग यहाँ से टैक्स या जो बाकी चीजें हैं वो नहीं देंगे तो सुविधाएं कैसे मिल पाएंगे, विकास कैसे